Good morning, everyone, and welcome to the class. We are in the last chapter of this book. The chapter is Recent Developments in Indian Politics, and now in this chapter, our main focus is the politics after 1991, और we can say 1989 के बाद का जो पॉलिटिक्स है उसको ही मेनली इसमें डिस्कस किया गया। तो यहाँ पर जो चैप्टर्स डिलीट हुए हैं उसके कारण एक थोड़ा सा गैप हम कह सकते हैं, बिकॉज इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड अबाउट द इलेक्शन ऑफ 1980। एंड एज यू हैव सीन 1980 के इलेक्शन में कांग्रेस अच्छे वोटों से जीत करके कांग्रेस ने अपना पार्टी बनाई, गवर्नमेंट बनाई थी। अब इसके बाद क्या होता है कि कुछ इसी दौरान बहुत सारे रीजनल इश्यूज, रीजनल एस्पिरेशंस आते हैं, जिसमें खालिस्तान का डिमांड था। पंजाब को लेकर के पंजाब में जो लोग थे उनकी डिमांड थी कि खालिस्तान बनना चाहिए। बट यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि जनता की डिमांड नहीं थी, पॉलिटिकल पार्टी की डिमांड थी, और बाहर से कनाडा से इसको सपोर्ट मिल रहा था। और इसको ख़त्म करने के लिए जो डिमांड थी, इसके साथ ही साथ खालिस्तान का डिमांड जो था उसके साथ साथ टेररिज्म भी एसोसिएट हो गया था। तो मिसेस गांधी ने इस खालिस्तान की डिमांड को ख़त्म करने के लिए बहुत ही तेज़ एक्शन लिया, जिसको हम लोग कोड नेम है ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है। और ये ऑपरेशन ब्लू स्टार ही मिसेस गांधी के असैसिनेशन का रीज़न बना, जिसकी वजह से उनकी असैसिनेट उनको किया गया ऑन 31 दिसंबर 1984। She was assassinated, and after that the Congress की जो लोकसभा में जो कांग्रेस की पार्टी थी, पार्लियामेंट्री पार्टी जो थी कांग्रेस की, उसने राजीव गांधी को अपना नेता चुन लिया, और इस तरह से राजीव गांधी जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन 1984 में ही इलेक्शंस की भी डिक्लेरेशन हो जाती है, और नेक्स्ट इलेक्शन जो इंडिया का होता है 1980 के बाद वो 1984 में होता है। और इस 1984 के इलेक्शन में कांग्रेस को अब तक का सबसे ज़्यादा सीट मिलता है, 414। ये इतना ज़्यादा सीट क्यों मिला? बिकॉज ऑफ सिंपैथी वोट। कांग्रेस को क्योंकि इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया था, तो ये फ़ायदा जो है वो कांग्रेस को मिला। सिंपैथी वोट बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से ये 414 के तक को इतनी सारी सीट को वो हासिल कर सका। और इस तरह से बनती है राजीव गांधी की गवर्नमेंट। राजीव गांधी जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कांग्रेस की गवर्नमेंट फॉर्म होती है, ठीक है। और इसके बाद फिर हम क्या देखेंगे कि 1989 में फिर से इलेक्शन होता है, जब ये 5 साल पूरे हो जाते हैं। And in the election of 1989, what happened that the Congress party was defeated. The party which won 414 seats in 1984. Now we see that it was reduced only to 197. ठीक है, in the election of 1989. The number of votes, the number of seats Congress won was 197. So ये काफ़ी नीचे आ गया। और इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि इस इलेक्शन में कांग्रेस जो थी उसने डिफीटेड तो हुई थी, लेकिन बहुत ही जल्द कांग्रेस ने अपने ऊपर ध्यान दिया, परफॉर्मेंस अच्छा किया, और मिड टर्म इलेक्शन फिर हो जाता है। ये जो 89 में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल पाता है, तो उस समय जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है, दैट वाज द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल फ्रंट, विच वाज नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट थी, जो कि कोalition गवर्नमेंट थी। तो इस कोalition गवर्नमेंट में ज़्यादा दिन ये नहीं चल पाता है। 1991 में फिर से मिड टर्म इलेक्शन हो जाते हैं, और मिड टर्म इलेक्शन जब होता है 1991 में,
तो हम क्या देखते हैं कि कांग्रेस जो था वो फिर से पावर में आ जाता है। हालांकि दिस टाइम कांग्रेस वाज नॉट एबल टू विन द मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स, स्टिल कांग्रेस केम बैक टू पावर विद द सपोर्ट ऑफ अदर पार्टीज, है ना। सो अगर 89 के इलेक्शन को हम देखते हैं तो ये जो इलेक्शन था 89 का, उसने ये कहा, उससे ये समझ में आ गया कि दैट वाज द एंड ऑफ द व्हाट पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैव कॉल्ड द कांग्रेस सिस्टम। 89 तक ही रहा, 84 से 89 जब तक कि राजीव गांधी का रूल रहा। चूँकि इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था 84 में, इसलिए इनको इतने ज़्यादा वोट मिले। तो 89 तक ये रहा कांग्रेस सिस्टम। 89 के बाद से कांग्रेस सिस्टम जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया, क्योंकि हम देख रहे हैं 89 में 197 सीट्स मिलते हैं। फिर से 91 में जब मिड टर्म इलेक्शन होता है तो भी कांग्रेस वॉज नॉट एबल टू विन द मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स, दो इट फॉर्म द गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ अदर पार्टीज, बट इट कुड नॉट गॉट द मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स। एंड कांग्रेस सिस्टम का एंड हो जाता है 1989 के बाद से। लेकिन ये भी सही बात है, ये कहना भी हमें मानना पड़ेगा कि कांग्रेस रिमेन्ड एन इम्पॉर्टेंट पार्टी and ruled the country more than any other party even in this period since 1989, है ना। 89 के बाद से भी कांग्रेस ही वो पार्टी है जो कि इम्पोर्टेंट पार्टी रही और सबसे ज़्यादा समय तक उसी ने रूल किया है ना। तो ये कंडीशन कांग्रेस की हम एक बहुत ही मेजर जो चेंज आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो यही है 89 का इलेक्शन, जो जिसका रिजल्ट कहता है कि कांग्रेस सिस्टम के एंड को बताता है, ठीक है। अब इसके बाद जो सेकेंड डेवलपमेंट हुआ इस पीरियड में वो था मंडल इशू का डेवलपमेंट। सो दिस वाज द कंडीशन ऑफ कांग्रेस। द सेकेंड इज मंडल इशू। Okay, so what we see that नेशनल पॉलिटिक्स में मंडल इशू जो है वो राइज होता है। और क्योंकि नेशनल फ्रंट की जो गवर्नमेंट बनी 1989 के इलेक्शन में, हमने देखा कि कांग्रेस को 197 सीट्स मिली, कांग्रेस वाज नॉट एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट एंड नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड एंड दिस नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट decided to implement the recommendation of the Mandal Commission. The Mandal Commission, which was set up by the जनता गवर्नमेंट in 1980, ठीक है। जो इमरजेंसी के बाद जनता गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी 1977 में, उसने 79 में, नॉट 80, 79 में इस बैकवर्ड क्लास कमीशन को सेटअप किया था, जिसके अध्यक्ष जो थे, चेयरपर्सन कौन थे, दिस बीपी मंडल, और उन्हीं के नाम पे इसको मंडल कमीशन कहा जाता है। तो मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट उस समय का था, और उस रिपोर्ट के आते आते जनता गवर्नमेंट जो थी वो पावर से हट चुकी थी, ठीक है। अब पावर में कौन आ गया था? जब तक रिपोर्ट आई मंडल कमीशन की, उस समय तक पावर में आ गए थे कांग्रेस 80 के इलेक्शन के बाद। तो कांग्रेस ने उनके रिकमेंडेशन को बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब उसके बाद क्या होता है कि जब 1980 से लेकर के हम देखें तो कांग्रेस का ही रूल रहा 89 तक। अब 89 में जब नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बनती है, जिसका मेन जो पार्टी था वो जनता दल था, और जो कि अदर बैकवर्ड कास्ट के ही सपोर्ट पर टिका हुआ पार्टी था। तो जब इस पार्टी की गवर्नमेंट बनती है तो इसने क्या किया कि एक बहुत ही मेजर डिसीजन लिया कि जो मंडल कमीशन ने रिकमेंडेशन किया है, हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद जो पॉलिटिक्स होता है कंट्री के अंदर, जो कंडीशंस होते हैं, क्योंकि इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं उससे एक ग्रुप को तो बहुत फ़ायदा हो रहा है, लेकिन दूसरे ग्रुप के लिए ये परेशानियों का रीज़न बना, है ना। क्योंकि इसमें ये था कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए सीट्स का रिजर्वेशन होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स में। तो इसको इम्प्लीमेंट करने से क्या हुआ कि एंटी मंडल प्रोटेस्ट जो है वो पूरी कंट्री में स्टार्ट हो जाती है ना। और ये जो डिस्प्यूट था, एक तरफ सपोर्टर्स थे, एक तरफ ओपोनेंट्स थे इस
ओबीसी रिजर्वेशन का। तो ये जो डिस्प्यूट था इसी को हम लोग मंडल इशू के नाम से जानते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट। मंडल इशू क्या था? द डिस्प्यूट बिटवीन द सपोर्टर्स एंड ओपोनेंट्स ऑफ ओबीसी रिजर्वेशंस वाज नोन एज द मंडल इशू, है ना। एंड आफ्टर दिस 1989, this Mandal issue played a very important role in the politics of the country. So this is also one of the important changes which occurred during this time. And now we see the next change which occurred during this time, that was about the economic policy, because you remember this time is when USSR was disintegrated in 1991, है ना। तो इसी समय इंडिया में भी प्रेशर था WTO का, जिसकी वजह से हमने ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्शन ऑफ new economic policy which focused on privatization, liberalization, and ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये भी एक बहुत मेजर चेंज आया, क्योंकि इसके बाद हम क्या देखते हैं कि हमारे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे ये एक्चुअली अगर देखें तो 85 से ही स्टार्ट हो गया था, क्योंकि राजीव गांधी का जब रूल था, जब 85 में वहाँ पर गोरबाचेव, यूएसएसआर में गोरबाचेव जब पेरेस्ट्रोइका और पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट जैसे पॉलिसीज़ ला रहे थे, तो इंडिया में भी रिफॉर्म्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए थे। लेकिन ये एकदम विजिबली जो हमको विजिबल हुआ वो 1991 में हुआ, और उसके बाद हमारी जो इंडियन इकोनॉमी की जो डायरेक्शन थी वो बिल्कुल ही चेंज हो गई। बिकॉज अगर हम देखें इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद हमारा जो इकोनॉमिक कैसे कि जो एक हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो रास्ता था वो ये था कि हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी को हमने अडॉप्ट किया था, है ना। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस हमें चाहिए था। लेकिन 91 के बाद से ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट था उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए, क्योंकि अब बाहर से इन्वेस्टमेंट को अलाउ मिल गया। अब बाहर से की कंपनीज, जो बाहर की कंपनीज है वो इंडिया में अपने फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर सकती थी, यूनिट्स इस्टेब्लिश कर सकती थी। तो इस तरह से हमने ओपन डोर पॉलिसी को अडॉप्ट किया। और जो ये पॉलिसीज़ बनाने के समय जिसका रूल था ना, ये 1991 में हुआ था, है ना। एंड एट दैट टाइम कांग्रेस वाज इन रूल, है ना। कांग्रेस वाज इन रूल एंड द प्राइम मिनिस्टर वाज PV नरसिम्हा राव एंड द फाइनेंस मिनिस्टर वाज मिस्टर मनमोहन सिंह, लेटर बिकम दिस प्रेसिडेंट इन 2004। UPA में प्रेसिडेंट बनते हैं, वो भी अभी आगे पढ़ना है। तो अभी आपको ये समझना है कि 1991 में ये नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई, और इस समय इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो हम कहेंगे कि वो था मनमोहन सिंह का, जो कि उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे। ओके, एंड नाउ वी विल कम टू सी व्हाट अदर चेंजेस अकर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज वी हैव डिस्कस 3 इश्यूज, है ना। So a number of events culminated in the demolition of the disputed structure in Ayodhya, which is known as Babri Masjid, and it happened on 6th December 1992.
demolition of 6th December 1992. Okay, so many events took place, and all these culminated in this demolition of Babri Masjid, which we call disputed structure. This Babri Masjid is called as disputed structure. Okay, and this event, actually we see that because of this event it caused various changes in the politics of the country and intensified debate about the nature of Indian nationalism and secularism, because a mosque was demolished, which is against the concept of secularism. So it was this question was raised, and we see that this demolition of Babri Masjid actually associated with this rise of BJP and the politics of Hindutva. So these were the major changes which occurred during that time, and now we see the next or the last change. The last major development of this period, the period which started after 1989, we find that there was assassination of Rajiv Gandhi. Assassination of राजीव गांधी का असैसिनेशन होता है जब राजीव गांधी तमिलनाडु के श्रीपेराम्बदूर में वो इलेक्शन का कैंपेनिंग कर रहे थे। तो उसी समय एक श्रीलंकन तमिल जो थी, जो कि LTTE से जुड़ी हुई थी, उसने वो ह्यूमन बॉम्ब बन के आई थी, और उसी की वजह से इनका असैसिनेशन उसने ही किया, है ना। तो ये एक जो कि आपने पढ़ा था, श्रीलंका वाला जो मैटर था, कि किस तरह से LTTE और श्रीलंका गवर्नमेंट के बीच की लड़ाई में इंडिया इन्वॉल्व हो गया था, और ये दिस बिकेम वन ऑफ द रीजंस फॉर दिस असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। सो दीज आर द मेजर डेवलपमेंट्स विच अकर्ड आफ्टर 1989। ठीक है, पहला हो गया कि कांग्रेस की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई, एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम वी कैन से, है ना। सेकेंड वॉज मंडल इशू आ जाता है। देन द थर्ड इज दिस adoption of new economic policy. Fourth is demolition of Babri Masjid, and fifth is assassination of Rajiv Gandhi. And now we see that from this period only, from 1989 only, this era of coalition started. So now we will read about the era of coalition. So as we have seen that in the election of 1989, Congress could not won the majority seats, and we see that what was the condition of the Lok Sabha, that no party was in a condition to get majority. No party won the election, and at that time in 1989 also we see that the Congress was the largest party in the Lok Sabha, and if it wanted, it could have formed the government, but it
it decided to sit in the opposition. It did not claim that they have the majority and they can form the government. They decided to sit in the opposition. Okay, and when no party, no single party was in a condition to form the government, what happens? Coalition, है ना. जब एक पार्टी इस कंडीशन में नहीं होती है कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर पाए, तो एक से ज़्यादा पार्टीज जो है वो आपस में मिल करके गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं. इस तरह की गवर्नमेंट को हम कोalition गवर्नमेंट कहते हैं. सो कोalition गवर्नमेंट के एफर्ट्स जो है वो स्टार्ट होते हैं और नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बन जाती है, जो कि एक अलायंस था जनता दल का. ठीक है. सो इन 1989 नेशनल फ्रंट जो है वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेता है. हियर यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट वाज नेशनल फ्रंट. नेशनल फ्रंट वाज एन अलायंस ऑफ जनता दल. ठीक है. इट वाज एन अलायंस ऑफ जनता दल एंड प्लस सम अदर रीजनल पार्टी. सो जनता दल एंड and now we see that this national front was not having support, majority support. So now what happened that this national front, they required support. Without support from other parties, they were not in the condition of forming the government. So two diametrically opposite political parties, BJP and Left Front, started to give support to this government of National Front. So you must understand what is the meaning of two diametrically diametrically opposed, है ना, opposite political groups. Two diametrically opposite political groups, that is BJP and Left Front. They both were supporting this National Front. Now, what is diametrically opposite about these two parties? First of all, we have discussed earlier also, the BJP was a rightist party. The rightists believe in conservation of everything, and the leftists are the parties which wanted to change everything so that the poor can be empowered. So this is the basic difference, and they both were opposite to each other, but they both were supporting National Front government because they wanted to keep out Congress from the power. That is the reason. तो इस तरह से नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है with the support of BJP and Left Front. Okay, with in the election of 1989, when no party was able to win the majority of the seats, National Front formed the government with the support of BJP and Left Front. Okay, and now the next thing which we are going to see is decline of Congress. Decline of Congress. The Congress
party was defeated in the year 1989. It got 197 seats only, and this was the end of the Congress system, है ना, end of the Congress system. सो कांग्रेस सिस्टम का एंड हो जाता है. एंड अगर हम लेट 60s को देखें तो कांग्रेस का जो डोमिनेंस था वो चैलेंज हुआ था, है ना. जब नेहरू की डेथ हो जाती है, शास्त्री की डेथ हो जाती है, कांग्रेस को की कमांड जो है वो इंदिरा गांधी के हाथ में आती है, बट सीनियर लीडर्स का सपोर्ट नहीं मिलता है. तो इस तरह से उस समय वो एक आता है चैलेंज में, फिर से कांग्रेस रिवाइव हो जाता है ना. Under the leadership of Indira Gandhi, the Congress was revived, restored, its supremacy was restored, है ना. And then again we find that in 1990s the Congress started to lose its predominant position in the Indian politics. And we also find that on the one hand Congress was declining, but it does not mean that there was emergence of any new single party to fill its place, है ना. ये प्लेस खाली जा रहा था, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जो कांग्रेस की जगह ले लेती, और कांग्रेस अब ख़त्म हो रहा था. ठीक है. सो वी सी दैट what started an era of मल्टी पार्टी सिस्टम, बिकॉज कांग्रेस जिसका डोमिनेंस था वो तो डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन उसकी जगह पे कोई भी नया पॉलिटिकल पार्टी नहीं आ पाया, उसकी जगह को नहीं ले पाया. सो व्हाट वाज द रिजल्ट? द रिजल्ट वाज मल्टी पार्टी सिस्टम. Okay, and we know a large number of political parties always contested election in our country, है ना. किसी भी एक इलेक्शन में एक कंस्टिट्यूंसी से बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं वो इलेक्शंस लड़ते हैं. एंड हमारी पार्लियामेंट में भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स पहुंचते हैं वो कई सारे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, सोशल ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं. So what we find that after 1989 there was emergence of several parties in such a way that one or two parties did not get most of the votes or seats. Okay, this was the condition, because this 1989 after this 1989 there was emergence of so many parties which there was emergence of so many parties, and because of this emergence of so many parties, what we find that there was not such a condition that one or two parties will get most of the votes or seats. No, it was not happening actually, we can say. दो एक पार्टी जो डोमिनेंट थी वो ख़त्म हो गई, और जो अगर हम कहें कि एक डोमिनेंट पार्टी ख़त्म हो गई, मल्टी पार्टी सिस्टम स्टार्ट हो गया, और उस डोमिनेंट पार्टी की जो जगह खाली हुई उस डोमिनेंस से, वहाँ उस जगह को कोई भर नहीं पाया. एंड दिस इज़ द रीज़न वी फाइंड दैट जिस मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो जाता है. ओके, एंड अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे. नेक्स्ट इज़ अबाउट अलायंस पॉलिटिक्स. Okay, so this 90s also saw the emergence of powerful parties and movements, the parties and movements which represented the Dalits and backward caste and OBCs, है ना. So many of these parties started to represent powerful regional assertion as well. This was the time when regional identity also became very important.
Okay, and we find such conflicts were arising in the country. Okay, so this alliance politics, we will discuss this alliance politics in the next class. So today we have completed our discussion.